हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो जैसा कि दोस्तों आपने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि हमने उसमें वर्ब कंप्लीट करी थी और वर्ब कंप्लीट की थी हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब इस वर्ब को हम कंप्लीट कर चुके थे। और दोस्तों हमारी जो वर्ब चल रही है वो वर्ब है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वो पढ़ रहे हैं सहायक क्रिया। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सहायक क्रिया और सहायक क्रिया का एक स्टेप हम कंप्लीट कर चुके थे जो कि हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का था। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमने पढ़ा था वर्ब टू बी को पढ़ा था, वर्ब टू डू को पढ़ा था, वर्ब टू हैव को पढ़ा था। आज दोस्तों पढ़ने वाले हम वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की सेकेंड स्टेप मतलब मॉडल वर्ब को पढ़ने वाले हैं। और मॉडल वर्ब क्या वर्ब होती है इसके बारे में अभी हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक और मिलते हैं मॉडल वर्ब के साथ। अब दोस्तों आज पढ़ने वाले हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों इसमें अंतर क्या है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो अंतर है वो अंतर बहुत छोटा सा अंतर है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब होगी जो टेंस का बोध कराएगी लेकिन सेंटेंस का बोध नहीं कराएगी। भाई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इससे केवल आपको टेंस का पता चलेगा लेकिन सेंटेंस का पता नहीं चलेगा, सेंटेंस का पता नहीं चलेगा। ये इसमें कंडीशन इसकी है कि भाई मॉडल वर्ब टेंस का तो बोध कराती है, मतलब टेंस को तो बताती है लेकिन सेंटेंस को नहीं बताती है। अब इसका जो रीजन है दोस्तों सेंटेंस नहीं बताने का वो है इसके आगे आने वाली मेन वर्ब। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं इसके आगे ये जो मेन वर्ब हम यूज करने वाले हैं ये मेन वर्ब कौन सी मेन वर्ब होगी इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थी उससे हमें टेंस भी पता चल गया था, सेंटेंस भी पता चल गया था कि सेंटेंस प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है या पास्ट का इंडेफिनिट है। ये सारी चीजें हमें किससे पता चल रही थी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से। लेकिन मॉडल वर्ब से हमें ये पता नहीं चलने वाला, हमें केवल पता चलेगा टेंस का। हम केवल टेंस को बता सकते हैं कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो दोस्तों अब ये जो मेन वर्ब है आपसे अगर बोला जाए कि भाई मॉडल वर्ब के बाद आने वाली मेन वर्ब वो कौन सी मेन वर्ब होती है तो आपको इसी मेन वर्ब का नाम लिखना है। और नाम क्या है दोस्तों, ये जो मेन वर्ब है दोस्तों ये नॉन फाइनाइट मेन वर्ब है। ये कौन सी है दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट के अंदर भी दोस्तों ये इन्फिनेटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है दोस्तों, इन्फिनेटिव वर्ब है। ये आपको याद रखना है कि भाई मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आती है वो नॉन फाइनाइट होती है और नॉन फाइनाइट के अंदर इन्फिनेटिव होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भाई ये नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होती है। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है कि भाई जिसके पास अपना कोई सब्जेक्ट, मतलब जिस मेन वर्ब के पहले अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब जिसके पहले अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। और जब इस वर्ब के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं आता, मतलब जिस वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता वो वर्ब आपकी नॉन फाइनाइट कहलाती है। जब जिसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं होगा तो वह वर्ब फिर सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार भी चेंज नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब थी ये तीन प्रकार की थी और तीन में से मैंने कौन सा लिखा, यहाँ इन्फिनेटिव लिखा है। वो तीन प्रकार कौन से हैं तो दोस्तों देखो जान लेते हैं वो तीन वर्ब कौन कौन सी हैं जो नॉन फाइनाइट के अंदर आती हैं। ये तीन वर्ब हैं दोस्तों। पहली तो मैंने आपको लिखा है कि ये इन्फिनेटिव है। पहली वर्ब कौन सी, इन्फिनेटिव वर्ब है दोस्तों। और दूसरी है आपकी जीरेंड वर्ब, ये आपने नाम सुना होगा कि जीरेंड वर्ब भी नॉन फाइनाइट के अंदर आती है। और तीसरी वर्ब होती है दोस्तों पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल की वर्ब होती है दोस्तों ये भी इसके अंदर आती है, ये भी नॉन फाइनाइट के अंदर आती है। अब इन तीनों में से हमने मॉडल वर्ब के साथ केवल इसी वर्ब को क्यों लिया, मतलब इन्फिनेटिव वर्ब को ही क्यों लिया,
तो इसकी जानकारी मैं अभी बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो पार्टिसिपल वर्ब है, मतलब ये पार्टिसिपल वर्ब केवल एडजेक्टिव का कार्य करती है। ये किसका काम करती है दोस्तों? एडजेक्टिव का। और जीरेंट वर्ब दोस्तों केवल नाउन का कार्य करती है। किसका काम करती है दोस्तों? नाउन का। अब ये इन्फिनेटिव वर्ब जो है दोस्तों, ये नाउन का भी कार्य करती है, ये एडजेक्टिव का भी कार्य करती है, और दोस्तों ये वर्ब का भी कार्य करती है। तो हमें ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब लेनी है। तो ये मेन वर्ब नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में भी जो वर्ब का कार्य करती है वह वर्ब आपकी इन्फिनेटिव कहलाती है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल वर्ब के बाद आने वाली मेन वर्ब को क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट में कौन सी बोलेंगे? इन्फिनेटिव वर्ब। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये इन्फिनेटिव वर्ब जब मॉडल वर्ब के साथ जुड़ती है तो अपने साथ क्या कंडीशन लागू करती है, मैं अभी आपको इसका बता देता हूँ। अब दोस्तों जिसे ये नोट करना नोट कर ले, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, वरना मैं इसे अब रफ करना वाला हूँ। अब दोस्तों अब जानेंगे कि जब इन्फिनेटिव वर्ब को मॉडल वर्ब के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या चेंजिंग होगी, ये अभी हम पता लगा लेते हैं। दोस्तों इन्फिनेटिव वर्ब आपकी 4 प्रकार की होती हैं दोस्तों। इन्फिनेटिव वर्ब कितनी होती है? 4। नंबर 1 इन्फिनेटिव, भाई इन्फिनेटिव में भी नंबर 1 इन्फिनेटिव आता है। नंबर 2 आता है दोस्तों डायरेक्ट इन्फिनेटिव, डायरेक्ट भी बोल देते हैं दोस्तों, और इसे हम बेयर इन्फिनेटिव भी बोल देते हैं। दोनों ही हमारी क्या हैं? डायरेक्ट इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव। नंबर 3 है दोस्तों परफेक्ट इन्फिनेटिव, नंबर 3 परफेक्ट इन्फिनेटिव। और नंबर 4 है दोस्तों कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। ये आपकी 4 वर्ब होती है इन्फिनेटिव के अंदर, और चारों की खास पहचान जो होती है वो पहचान दोस्तों तो वो ये होती है कि भाई इन्फिनेटिव की पहचान होती है 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी पहचान जो होती है 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डायरेक्ट इन्फिनेटिव की पहचान होती है दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दोस्तों परफेक्ट की जो पहचान होगी ये होगी 2 प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों ये होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव जो होगी दोस्तों इसमें होगा 2 प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। यहाँ होगा दोस्तों मेन वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ तक दोस्तों अब इसमें परिवर्तन क्या आता है? अब मैं आपको परिवर्तन बोलता हूँ कि जब हमें पता है कि मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव वर्ब हम जोड़ेंगे तो इसमें थोड़ी चेंजिंग जरूर आएगी। तो वो चेंजिंग क्या होगी कि जब मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव वर्ब को जोड़ा जाएगा दोस्तों तो सभी में से इस 2 को हटा दिया जाएगा, इस 2 को हटा दिया जाएगा, और जो 2 को हटाकर जो भी यहाँ बचेगा वो सब मॉडल वर्ब के साथ जुड़ जाएगा। अब देखते हैं कैसे जुड़ेगा। तो मॉडल वर्ब के आगे जो मेन वर्ब दोस्तों आपकी आने वाली है, ये मेन वर्ब कितने रूप में आने वाली है? बोले जी पहली कंडीशन तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जब हम इन्फिनेटिव को जोड़ेंगे तो दोस्तों 2 हटा देंगे तो ये क्या बचेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच जाएगी। दूसरी दोस्तों ये मेन वर्ब की खुद फर्स्ट फॉर्म है तो ये इसी में इंक्लूड हो जाएगी। अब दूसरी जो आएगी इसके साथ जब यहाँ से परफेक्ट इन्फिनेटिव को जोड़ेंगे 2 हटाएंगे तो बच जाएगा आपका हैव, और हैव के आगे बच जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब कंटिन्यूस को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ आएगा आपका बी, और बी के साथ मेन वर्ब में आईएनजी। अगर दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। अब मैं तो स्पष्ट रूप से लिखना चाहता हूँ कि इस सब को मैं मिटा रहा हूँ, जिसे स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं आपको टोटल लिखना चाहता हूँ कि मॉडल वर्ब के साथ कितने प्रकार की मेन वर्ब यूज होगी और हम कैसे पहचान लेंगे कि सेंटेंस हमारा सही है या गलत है। अब दोस्तों मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये मैंने पहचान आपको लिखवाई दी है। और अब अच्छे से हम ये लिख लेते हैं कि भाई ये मेन वर्ब जो है इसे हम पहचानेंगे कैसे कि मॉडल वर्ब के साथ ये सही है या गलत है। अभी हम लिख रहे थे
कि भाई मॉडल वर्ब के साथ इस मेन वर्ब को जोड़ेंगे तो 3 भागों में मैंने आपको बताया है कि भाई सभी मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरी, परफेक्ट इंफिनिटिव जोड़ेंगे तो यहाँ हैव के साथ सभी मॉडल वर्ब के साथ हैव आएगा और आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तीसरी कंडीशन दोस्तों, यहाँ कंटिन्यूस को जोड़ेंगे, जब कंटिन्यूस इंफिनिटिव जोड़ा जाएगा तो सभी मॉडल वर्ब के साथ बी आएगा और मेन वर्ब में आईएनजी आएगा। इतनी बात बस दोस्तों याद रखना कि ये मॉडल वर्ब है और ये मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब के ये 3 रूप हैं। पहली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दूसरी हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तीसरी बी के साथ आईएनजी है। अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ इसके सेंटेंस। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो कंडीशन आपकी है। अब पहला सेंटेंस दोस्तों, मैं अगर बोलूँ ही मस्ट बी टीचिंग हिंदी। अगर दोस्तों आपके सामने ये सेंटेंस बोला गया है तो आपको बताना है सेंटेंस सही है या गलत। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको देखना है कि ये मस्ट मॉडल वर्ब है और इसके आगे बी है, बी के साथ में आईएनजी है। बोले जी बिल्कुल सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ब जुड़ी हुई है बी प्लस आईएनजी वाली, ये कंटिन्यूस इंफिनिटिव जुड़ी हुई है, उसको हिंदी पढ़ाते रहना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब ये है। लेकिन हमें मतलब पे नहीं जाना, हमें सेंटेंस के स्टेप पर जाना है दोस्तों। और सेंटेंस के स्टेप पर तभी पहुंचेंगे जब हमें मॉडल वर्ब और उसके आगे आने वाली वर्ब का पता होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो मैं एक सेंटेंस अब और लिख रहा हूँ ऊपर, वो भी आप देखते रहना दोस्तों। सेंटेंस है दे will wrote the letter। अब दोस्तों मैंने सेंटेंस लिखा they will wrote the letter, क्या सही है? हमने पढ़ा कि मॉडल वर्ब के साथ हमें 3 वर्ब चाहिए। पहली फर्स्ट फॉर्म चाहिए, नहीं है पहली फर्स्ट फॉर्म तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो बी के साथ हमें आईएनजी चाहिए। क्या ये जो रॉड है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नहीं है। क्या आपकी हैव के साथ थर्ड फॉर्म है? नहीं है। क्या बी के साथ आईएनजी है? नहीं है। तो दोस्तों यही वर्ब आपकी यहाँ गलत है और इस वर्ब को रॉड के स्थान पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? राइट लिखना पड़ेगा। इन तीनों में से किसी एक को यूज करना पड़ेगा, तभी सेंटेंस हमारा सही होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है आई शुड हैव कॉल्ड देम। अब दोस्तों अगर मैं बोलूं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर होना चाहिए, बोले जी ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हैव है, हैव के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हम पढ़े हैं कि मॉडल वर्ब के साथ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। बोले जी वाक्य आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थी आपकी मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के साथ जो मेन वर्ब वाली थी ये भी हमने पढ़ा। अब पढ़ने वाले हैं हम मॉडल वर्ब को स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी मॉडल वर्ब से ये पता चलेगा कि टेंस प्रेजेंट है या टेंस पास्ट में है। तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अब हम लिखने वाले हैं विल और शैल के बारे में। अब मैं दोस्तों आपको यही बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। अभी थोड़ी देर में पूरी मॉडल वर्ब का चैप्टर एक ही वीडियो में समाप्त होने वाला है और बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। अब दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो विल है और शैल, अगर मैं टेंस की बात करूं दोस्तों तो ये जो टेंस दर्शाएंगे, ये टेंस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये फ्यूचर टेंस को दर्शाएगा। भाई विल और शैल किसे दर्शाएगा? फ्यूचर टेंस को दर्शाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है कि भाई विल और शैल फ्यूचर टेंस में आएगा। अगर मैं इसके हिंदी अर्थ की बात करूं दोस्तों तो इनका विल और शैल का मतलब होता है गा। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू की बात करूं कि विल और शैल की वैल्यू क्या होगी तो दोस्तों 100% पॉसिबिलिटी होगी। 100% पॉसिबिलिटी होगी मतलब पूरी 100% संभावना होगी। जहाँ पूरी 100% संभावना होगी वहीं आपका विल और शैल का यूज होगा। जैसा सेंटेंस देख लेते हैं, भाई ही विल डू दिस वर्क, ही विल डू दिस वर्क। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि वह इस कार्य को करेगा।
कितने परसेंट में बोल रहे हैं दोस्तों, तो हम इसे बिल्कुल 100% बोल रहे हैं। कितना परसेंट बोल रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। तो दोस्तों विल और शैल की कंडीशन आपको देखनी है कि विल और शैल के साथ टेंस जो आता है वो फ्यूचर होता है। विल शैल का मतलब द एग्रीगेशन होता है, और विल शैल की वैल्यू होती है वो 100% पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ तक आई हो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं दोस्तों कैन के बारे में। अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम कैन। अब कैन की बात करूं दोस्तों तो इसका हिंदी अर्थ सकना या सकते होगा, सकना या सकते। और दोस्तों टेंस की बात करें तो ये दोस्तों प्रेजेंट टेंस में आने वाला है। भाई कैन किस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में। इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं दोस्तों तो ये पावर को दर्शाने वाला है। किसे दर्शाने वाला है, पावर या क्षमता को दर्शाने वाला है। ठीक है। अब क्षमता भी दोस्तों ध्यान रखना 4 होती हैं। नंबर 1 आप बॉडी पावर, नंबर 1 माइंड पावर, नंबर 2 बॉडी पावर, नंबर 3 मनी पावर, और नंबर 4 है दोस्तों टाइम पावर। नंबर 4 टाइम पावर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी एक्शन आता है तो ध्यान रखना दोस्तों उसमें कैन का यूज होगा। इन चारों में से अगर कोई भी एक भी एक्शन आ जाए तो समझ लेना कि कैन का यूज होगा। जैसे सेंटेंस है सी कैन टीच हिंदी। भाई सेंटेंस मैंने लिखा सी कैन टीच हिंदी, तो वह हिंदी पढ़ा सकती है। चारों में से कौन सी पावर है, बोले भाई हिंदी जब पढ़ाई जाएगी तो माइंड पावर का यूज होगा, इसलिए सेंटेंस हमारा सही है। सेंटेंस सही है गलत है आपको देखना है कि कैन प्रेजेंट में आता है, बोले जी कैन के साथ मेन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म आती है। वाक्य बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, तो वाक्य आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं सेंटेंस बोलूं यू कैन बाई ए न्यू बाइक। अब मैंने सेंटेंस बोला यू कैन बाई ए न्यू बाइक, कि आप एक नई बाइक खरीद सकते हो। खरीदोगे कब दोस्तों, जब मनी पावर आपके पास होगी तभी हम खरीद सकते हैं, अन्यथा नहीं खरीद सकते। तो आप कह सकते हो। अब देखो ग्रामर की लैंग्वेज क्या कहती है, बोले जी कैन प्रेजेंट में आता है, इसके साथ मेन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म है। बोले जी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। आई होप कि कैन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब बढ़ते हैं दोस्तों कैन के बाद आता है मे। अब मे की अगर वैल्यू की बात करूं तो सॉरी मे का हिंदी अर्थ होता है सकना या सकते। कैन का भी मतलब यही था। अगर इसकी टेंस की बात करें तो दोस्तों ये भी प्रेजेंट टेंस में आएगा, ये भी प्रेजेंट टेंस में आएगा। वैल्यू की बात करें दोस्तों 50% पॉसिबिलिटी के लिए आएगा। कितने परसेंट के लिए आएगा दोस्तों, 50% पॉसिबिलिटी के लिए आएगा। जब 50% पॉसिबिलिटी के लिए आएगा तो हमारा हम मे का यूज होगा। अब नोट करके और भी ले सकते हैं दोस्तों। अब नोट करके दूसरा क्या है कि भाई मे का यूज किसके लिए होगा दोस्तों, ये परमिशन के लिए भी होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है तब भी हम मे का यूज करते हैं। अगला अगर मे की अगर हम बात करें दोस्तों, अगला नोट करके हम लिख सकते हैं कि भाई मे का यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वो भी मे से ही स्टार्ट होते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मे का यूज सकना सकते के अर्थ में प्रेजेंट टेंस में होगा। मे 50% संभावना को दर्शाएगा, पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा। नोट करके मे का यूज परमिशन लेने के लिए भी होगा। और दोस्तों मे का यूज आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी होगा। देखते हैं सेंटेंस जरा। सेंटेंस है दोस्तों मोहन में कम हेयर टुडे, कि मोहन आज यहाँ आ सकता है। कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी है, क्या दोगे, बोले जी यहाँ तो 50% है, आ सकता है। अगर मैं बोल दूं कि मोहन आज यहाँ आएगा 100% है तो मे का यूज नहीं होगा, क्या होगा, तो विल का यूज होगा। आगे दोस्तों अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं परमिशन वाला। अब परमिशन की कंडीशन क्या है, परमिशन में दोस्तों
परमिशन में आता है मे आई कम इन, कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ मे सही है। और ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस को दोस्तों अगर आप बोलो मे गॉड हेल्प यू, कि भगवान आपकी सहायता करे, तो यहाँ भी दोस्तों किसका यूज कर रहे हैं हम, मे का यूज कर रहे हैं। तो मे का यूज कितनी जगह आ सकता है, बोले 3 जगह आ सकता है। पहला प्रेजेंट टेंस में, दूसरा परमिशन के लिए, और तीसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस। बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए अब पढ़ते हैं शुड के बारे में। शुड का मतलब दोस्तों हिंदी अर्थ होता है चाहिए। अगर शुड की टेंस की बात करूं तो दोस्तों ये शैल के स्थान पर पास्ट टेंस में भी आता है। और दोस्तों चाहिए एडवाइस के लिए, अगर ये एडवाइस के लिए आता है तो प्रेजेंट टेंस में भी आता है। एडवाइस के लिए प्रेजेंट टेंस में भी आएगा। और शैल के स्थान पर, मतलब शैल के स्थान पर ये पास्ट टेंस में भी आएगा। दोस्तों अगला और एक कंडीशन और है। पहली कंडीशन चाहिए, इसका मतलब चाहिए होगा। दूसरी ये पास्ट टेंस में सही के स्थान पर होगा। तीसरा एडवाइस के लिए प्रेजेंट टेंस में होगा। अब अगर दोस्तों ये वर्ड कहीं आपको दिखाई दे जाए लेस्ट, इसके आगे जो सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, इस सब्जेक्ट के आगे भी मॉडल वर्ब शुड का ही यूज होगा। शुड के आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जो लेस्ट है ये आपका एक निगेटिव वर्ड है, ये आपका निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये जो क्लोज होगी ये कभी आगे को निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंजक्शन हमारा कैसा है, निगेटिव है। तो दोस्तों शुड आपका चाहिए का में भी आएगा, और लिस्ट के आगे जो सब्जेक्ट आएगा शुड का यूज वहां भी होगा। और एक कंडीशन और है दोस्तों कि शुड का यूज कंडीशनल सेंटेंस में, शुड का यूज कंडीशनल सेंटेंस में दोस्तों इफ के स्थान पर भी शुड का यूज किया जाता है। कहाँ पर, कंडीशनल सेंटेंस में इफ के स्थान पर भी शुड का यूज किया जाता है। 3 कंडीशन थी दोस्तों। आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं दोस्तों सेंटेंस भी जरा। पहला सेंटेंस है यू शुड नॉट टेल ए लाई, कभी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौन सा सेंटेंस है, बोलिए, प्रेजेंट है, एडवाइस के लिए है। अगर मैं सेंटेंस अगला बोलूं, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। he told me that I shall go there। अब दोस्तों ये पता मुझे कि ये पास्ट है, और पास्ट के आगे पास्ट आएगा, और सेल का पास्ट क्या होगा दोस्तों, शुड होगा। तो हमारे यहाँ क्या यूज कर देंगे, शुड। एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों, लिस्ट वाला। अब लिस्ट वाला सेंटेंस है दोस्तों, हेल्प हर लेस्ट सी में फेल इन द एग्जाम। अब दोस्तों सेंटेंस है कि यहाँ पर लिस्ट मिला, लिस्ट के आगे सब्जेक्ट क्या सी, और इसके आगे मॉडल क्या आएगी, शुड, और इसमें क्या दोस्तों मे लगा है, तो मे के स्थान पर क्या लगा देंगे हम, शुड का यूज कर देंगे, बात बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों एक सेंटेंस और था, शुड यू वर्क हार्ड, यू विल पास। शुड यू वर्क हार्ड, यू विल पास। अब यहाँ दोस्तों ये जो शुड है ये इफ के स्थान पर आया है, और जब इफ के स्थान पर आएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, यदि होगा। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, इसका मतलब ये है। आई होप कि यहाँ तक शुड की कंडीशन आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर।
नेक्स्ट है दोस्तों कुड। अब कुड का यूज दोस्तों ये पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होगा और ये कैन के स्थान पर आएगा। पास्ट टेंस में किसके स्थान पर आएगा? कैन के स्थान पर। दूसरा दोस्तों कुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। अगर किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो कुड का यूज होगा। देखते हैं सेंटेंस। अगर मैं बोलूँ कुड यू गिव मी योर बुक। अब दोस्तों कुड यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब दे दोगे? तो दे दोगे तो दोस्तों रिक्वेस्ट आ रही है, तो कुड के लिए रिक्वेस्ट भी आती है और वो पास्ट टेंस में जैसा सेंटेंस है ही कैन हेल्प यू यस्टरडे। अब मैंने दोस्तों इस सेंटेंस बोला ही कैन हेल्प यू यस्टरडे। यस्टरडे किस मात्रा पास्ट में और कैन किस मात्रा प्रेजेंट में, तो यहाँ कैन का पास्ट क्या होगा? तो आप दोस्तों कैन के स्थान पर यहाँ कुड का यूज कर दोगे, वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों कुड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला स्टेप है वुड। अब वुड का यूज दोस्तों ये भी पास्ट टेंस में होगा। अब पास्ट टेंस में किसके स्थान पर होगा दोस्तों? ये विल के स्थान पर होगा। दूसरा दोस्तों वुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। जैसा सेम कंडीशन हमारी कुड की थी वो कंडीशन हमारी वुड की भी होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, दो शब्द आपके पास हैं जो इससे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक वुड और दूसरा कुड। जैसा सेंटेंस है वुड यू हेल्प माई सन, क्या आप मेरे पुत्र की सहायता करोगे? तो दोस्तों यहाँ जब वुड इससे बात को स्टार्ट होगा तो ध्यान रखना उस सेंटेंस में क्या होगी दोस्तों? रिक्वेस्ट की जाएगी। आई होप वुड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप है दोस्तों मस्ट और ought to। मस्ट और ought to। अब मस्ट और ought to का यूज दोस्तों नंबर 1 प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा। प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा। इनके हिंदी अर्थ की बात करें तो इनका हिंदी अर्थ होगा दोस्तों चाहिए। अगर इनकी दोस्तों वैल्यू की बात करें तो ये दोस्तों ड्यूटी को दर्शाते हैं दोस्तों, ये ऑब्लिगेशन को दर्शाते हैं, ऑब्लिगेशन को दर्शाते हैं और ऑब्लिगेशन को भी नहीं दर्शाएंगे तो दोस्तों ये टारगेट को भी दर्शाते हैं। कोई भी टारगेट आप फिक्स करते हो तब भी यही बड़ी यूज होती है। बोले मस्ट और ought to का यूज चाहिए के अर्थ में कर्तव्य और कर्तव्य को दर्शाएंगे, दृढ़ता को दर्शाएंगे और नैतिक कर्तव्य को भी दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा सेंटेंस है यू ought to obey योर पेरेंट्स, कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। क्या है दोस्तों? ड्यूटी है, कर्तव्य है। जरूरी नहीं है कि माता पिता कह रहे हैं कि करो, हमारे कर्तव्य करते कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। दोस्तों एक सेंटेंस है ही मस्ट गेट ए जॉब, कि भाई उसे एक नौकरी लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ क्या है? अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ टारगेट है तो टारगेट को दर्शाने के लिए भी मस्ट या ought to का यूज किया जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब दोस्तों मैंने मॉडल वर्ब की एक पहले भी वीडियो डाली थी। अब यहाँ तो मॉडल वर्ब को मैं आप यहाँ रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आप डिटेल से जाना है तो पीछे वाली वीडियो में चले जाना, वहाँ भी आपको मॉडल वर्ब मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों माइंड की ओर। अब माइंड में क्या कंडीशन है दोस्तों? कि माइंड का यूज पास्ट टेंस में होगा। माइंड का यूज पास्ट टेंस में होगा। किसके स्थान पर होगा? मे के स्थान पर होगा। अब दोस्तों माइंड का यूज प्रेजेंट टेंस में भी होगा, प्रेजेंट टेंस में भी होगा, लेकिन 25% पॉसिबिलिटी के लिए होगा। किसके लिए होगा? 20% पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत कम संभावना को दर्शाने के लिए भी माइंड का यूज किया जाता है। जैसा सेंटेंस है दोस्तों आई थिंक दैट सी मे
बी हिज वाइफ। मुझे लगता है कि वह उसकी पत्नी होगी। देखो मुझे लगता है 50% तो मैं ही आ गया, मुझे लगता है आगे 50% ये है। तो दोस्तों हम बहुत कम संभावना को दर्शाने के लिए मे का यूज नहीं करते, किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। आई होप माइट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप है दोस्तों यूज्ड टू। अगला वर्ड है दोस्तों यूज्ड टू। अब यूज्ड टू दोस्तों ध्यान रखना, ये पास्ट की हैबिट को शो कराने के लिए किया जाता है, पास्ट की हैबिट को शो कराने के लिए किया जाता है। और कंडीशन जो एग्जाम में आने वाली है तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर यूज्ड टू आता है तो इसके आगे मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। अगर दोस्तों यूज्ड टू के पहले, अगर यूज्ड टू के पहले इज, एम, आर, वाज या वर, इन, बीइंग या बीइंग, इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ जो मैन वर्ब आएगी उसमें आईएनजी का यूज होगा। जिसे नोट करना दोस्तों नोट कर लेना, और मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ देख लेगा। सेंटेंस है दोस्तों सी यूज्ड टू डांसिंग, डांसिंग बिफोर हर मैरिज। अब दोस्तों इसमें देखते हैं हम कि अब हमें क्या मिला, यूज टू मिला, तो यूज टू के आगे तो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, और इसमें क्या आईएनजी, बोले जी आईएनजी हटा दो और डांस लगा दो, वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं सिवा। अगला सेंटेंस है सिवा इज यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब दोस्तों सेंटेंस है ये कि सिवा इज यूज टू। अब देखो यहाँ यूज टू के पहले इज मिला है तो दोस्तों अगली जो वर्ब है इसमें आईएनजी का यूज होगा, बोले जी यहाँ गेटिंग का यूज करना पड़ेगा। आई होप कि यूज टू भी दोस्तों आपको अच्छे से समझना होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते रहें। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नीड और डेयर। अब दोस्तों पढ़ते हैं नीड और डेयर के बारे में। तो दोस्तों नीड और डेयर इसके दो रूप होते हैं कि ये आपकी मेन वर्ब भी होती है और दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। इसीलिए इस वर्ब को दोस्तों मार्जिनल वर्ब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्जिनल वर्ब भी बोला जाता है। अगर आपसे कोई कहने लगे कि मार्जिनल वर्ब कौन सी होती है, कि वे वर्ब्स जो मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती हैं मार्जिनल वर्ब कहलाती हैं। यूज्ड टू जो हमने पढ़ा था दोस्तों ये भी मार्जिनल वर्ब थी, क्योंकि यूज्ड का यूज मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगी तो क्या कंडीशन होगी। अब ध्यान रखना दोस्तों, अगर नीड और डेयर जब मेन वर्ब का कार्य करेंगी तो इनके आगे अगली मेन वर्ब टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और दोस्तों अगर ये आपका हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेंगी तो इनके आगे आने वाली दूसरी वर्ब डायरेक्ट इंफिनिटिव केस में होगी। देख लेते हैं दोस्तों सेंटेंस है ही नीड्स प्ले गेम। अब दोस्तों यहाँ जो नीड्स है ये मेन वर्ब के रूप में है और नीड्स के आगे ये जो वर्ब आई है ये मेन वर्ब अगली है। जब ये मेन वर्ब का काम करेगी तो अगली मेन वर्ब इंफिनिटिव केस में होगी, तो इसलिए टू प्ले के पहले क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। सेंटेंस यू डू नॉट नीड you dare not to sit here। you do not to sit here। अब दोस्तों ये जो डेयर है यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब है। जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो अगली मेन वर्ब जो आएगी वो डायरेक्ट इंफिनिटिव केस में आएगी, सिट के पहले से टू हटा देंगे। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक ये भी समझ में आ गया होगा। और एक बात और याद रखना दोस्तों कि जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं तो इनके साथ एज का यूज नहीं होता है।
और जब मैन वर्ब का कार्य करती हैं नीड और डेयर तो उनके साथ एस का यूज होता है। बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड लास्ट रूल को। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड लास्ट में क्या है। अब सेकंड लास्ट में है दोस्तों टू बी प्लस टू। इसमें दोस्तों इज टू, आर टू, एम टू, बाज टू और वर टू। अब दोस्तों एक और है टू हैव प्लस टू। इसमें आएगा दोस्तों हैज टू, हैव टू और हैड टू। मैं दोनों को एक ही साथ बता देता हूं दोस्तों। ये जो वर्ड हैं कि भाई टू बी प्लस टू का ये यूज होगा, ये आपका लाचारी को दर्शाने के लिए किया जाएगा। लाचारी या बेबसी, बेबसी। और हैव टू का ये यूज होगा दोस्तों, ये मजबूरी को दर्शाने के लिए किया जाएगा। भाई टू बी प्लस टू लाचारी या बेबसी को दर्शाने के लिए किया जाएगा। टू हैव प्लस टू का यूज मजबूरी को दर्शाने के लिए किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना दोस्तों इन सब के आगे, दोनों के आगे टू है और इन टू के आगे जो मेन वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है। और दोस्तों इनके साथ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। और दोस्तों इनके आगे बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी भी हो सकती है, क्योंकि ये भी आपकी क्या है मॉडल वर्ब की कैटेगरी में काउंट होती है। दोस्तों देख लेते हैं सेंटेंस। सेंटेंस है दे आर टू प्लेइंग हॉकी। अब दोस्तों ये सेंटेंस है, आपको बताना सही है गलत है। तो दोस्तों आर के आगे जब टू आया है तो टू के आगे पहली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बोले जी प्ले में से हम हटा देंगे। आई होप कि मॉडल वर्ब दोस्तों आप अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपका यहाँ रिवीजन हो गया। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों ऑर्डिनरी वर्ब।